ये टॉपिक आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है भारत के अंदर में जो कि आजादी के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग कहीं पर फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो डीपीएसपी आर्टिकल 44, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? क्या पहली बार इसके बारे में बात कर रहा है मन्नू शर्मा? पहली बार हो रहा है? ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है यार। मैं आप लोगों से बात करूं 1952 से बात चल रही है। 1952 में देख लो, 2000 में देख लो, 1994, 1995, यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग देखो कितने सारे केसेस हैं। यहाँ पर ये सारे केस एक जगह आप लोग के प्रोवाइड करा दिए। बेहतरीन आर्टिकल है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। इतना खास टॉपिक है। यहाँ पर बात करूंगा डीपीएसपी के बारे में और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है डीपीएसपी में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में हमारे देश के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, संविधान बनाने वाली सभा बैठी, उस सभा ने बैठने के बाद में यहाँ पर जब चीजें स्टार्ट करी कि हाँ हम लोग को देश को कैसे लेकर चलना है, वहां पर भी बात की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और आज 2025 में बैठकर भी मैं इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है आजादी के बाद में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बकायदा कानून बनाकर राज्य के अंदर में इंप्लीमेंट किया है। तो अगर कोई ऐसा कुछ काम कर दे कि भाई साहब आजादी से पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था और आज हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इसके बारे में और इसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहां पर इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि संविधान के अंदर में इसके बारे में आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इससे रिलेटेड आप लोग के लिए बेसिकली डिबेट और डिस्कशन समाज में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी समाज जो है वो एक डाइवर्स समाज है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं तो समान नागरिक संहिता वहां पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग रीजन के लोग आते हैं। तो इसी को लेकर डिबेट है अभी यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ये है इस टॉपिक की कि आप लोग देखोगे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से। यहाँ पर इवन आप लोगों को यहाँ पर जब कोई टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड आप लोगों के आर्टिकल्स जो रहते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। कई बार आर्टिकल 44 यहाँ पर दे रखा है। 2015 में इस टॉपिक से रिलेटेड बकायदा मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछे जा चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो इसलिए ढंग से सुनिएगा, आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह कि उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है भारत के अंदर में जो कि आजादी के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये यहां पर बात की जा रही है कि ये अप्लाई होगा स्टेट के अंदर में ऑल जो रेजिडेंट है एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी जिंदगी अलग ही रहती है। आदिवासी रहते हैं भाई साहब, उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, वो तो अपनी जिंदगी जंगलों में रह के एंजॉय करते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला तो ये हो गया कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। तो अगर आप लोग उत्तराखंड से आते हैं तो स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये नेशनल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है जब कोई ऐसी चीज होती है जो देश में पहली बार हो रही हो। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे कि शादी हो गया, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हो गया कि भाई साहब प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, इनको लेकर बात की जाती है। इस तरीके का जब कोई कानून लाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये समाज को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करता है, यानी कि सब एक जैसे हैं। हमारा संविधान जो है उसके अंदर में इसके बारे में बकायदा लिखा गया है। आज की डेट में अगर संविधान को आप लोग जाकर टटोलोगे उसमें आप लोग को पार्ट 4 देखने को मिलेगा जो कि डीपीएसपी के बारे में बात करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। यानी कि ऐसे कानून जो कि राज्य यानी कि स्टेट को निर्देश करते हैं, यानी कि डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुम ये काम करो। कौन से काम करो? जैसे कि आर्टिकल 44 ये कहता है कि हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या कहता है आर्टिकल? ये कहता है राज्य गवर्नमेंट को कि हम तुमको डायरेक्ट करते हैं कि तुम इसके ऊपर में कानून बनाओ कि देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। तो इस आर्टिकल ने डायरेक्ट किया यहां पर सरकार को और सरकार डायरेक्ट हो गई उत्तराखंड वाली और उसने कानून बना दिया। यानी कि ये दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। डीपीएसपी को आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि डीपीएसपी हमारे देश के अंदर में वो बुजुर्ग हैं जो घर में हमारे बाबा दादी नाना नानी होते हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। तो हमारे संविधान के बुजुर्ग हैं ये कहीं ना कहीं कि हमको सही रास्ता दिखाते हैं। ये हमको नहीं, ये सरकार को सही रास्ता दिखाते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग कहीं पर फॉलो करते हैं? यस या फिर नो बताइए जरा। देखता हूं आप में से कौन कौन बताते हैं। क्या हम लोग आज कहीं पर यूनिफॉर्म, आज की डेट में कोई सिविल कोड ऐसे फॉलो करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग सड़क पर जाते हो, सड़क पर ट्रैफिक लाइट होती है, वहां पर ये थोड़ी ना कि हिंदू रुकेगा, मुसलमान रुकेगा, क्रिश्चियन निकल जाएगा या फिर ये रुकेगा। भाई साहब, सबको रुकना पड़ेगा। इनकम टैक्स के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, वहां पर ये थोड़ी ना लिखा है कि हिंदू पर ये टैक्स लगेगा, मुस्लिम पर ये टैक्स लगेगा, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो वहां पर बहुत सारी जगह हम लोग यहाँ पर ऐसे कानून फॉलो कर रहे हैं जहां पर रिलीजन, कास्ट से ऊपर हम लोग उठ जाते हैं। पर लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली खासकर पर्सनल रिलेशन के बारे में बात करें, मैरिज, डाइवोर्स, इनके बारे में, तो वहां पर ये इंप्लीमेंट करना जरूरी है जिसके ऊपर में बात की जा रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने यहाँ पर ये काम कर दिया। तो उत्तराखंड के अंदर में पुष्कर सिंह धामी साहब जो है, इन्होंने यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई है। वैसे हमारे देश में याद रखना, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी पुराने टाइम से ये चीजें फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है ucc.uk.gov.in। तो ये पोर्टल यानी कि वेबसाइट, तो पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है जैसे studyloverview.in, ये पोर्टल बोल सकते हैं, वेबसाइट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये फीचर क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आधार बेस्ड वेरिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन रहेगा आधार बेस्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आधार के साथ में रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पर्सनली लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल 22 लैंग्वेज इंक्लूड की जा रही है इसके अंदर में, इंक्लूडिंग इंग्लिश। हमारे संविधान के अंदर में 8वें शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेज है आज की डेट में, जरा बताइए। ओरिजिनली कितनी थी जरा ये बताइए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट ईयर आई थिंक इससे क्वेश्चन बना था ना, उसमें अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और फिलहाल अभी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही है, अलग अलग रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भाई शादी विवाह प्रॉपर्टी बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं इसके अंदर में। तो टोटल मिलाकर 13 प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें पुलिस भी आ गया, कोर्ट भी आ गया, सिविल बॉडीज भी आ गई, जो कि इस एरिया में काम करते हैं। मतलब किसी की जमीन को लेकर लड़ाई होगी, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, ठीक है, तो भाई साहब वहां पर ऐसा थोड़े ना कि वहां पर बस सिविल कोर्ट आएगा, जमीन की लड़ाई है सिविल कोर्ट भी आएगा, सर फोड़ दिया भाई साहब पुलिस भी आएगी, क्रिमिनल कोर्ट भी आएगा ठीक है, उसकी वजह से डाइवोर्स हो गया तो मैरिज कोर्ट भी आएगा। तो सारे कोर्ट एक साथ में आ जाएंगे, कोर्ट पैंट पहन के। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो कोई एक एरिया नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सारे रिकॉर्ड एक जगह होने चाहिए कि कंप्लेन का है, कहां पर चीजें अपलोड हो रही है, किसी की विल थी तो उसके किसकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं कि सबको साथ में समानता मिले, हार्मनी यानी कि भाईचारा बना रहे। उन्हें कहते हैं जैसे मोदी जी का वो इंटरव्यू है, मोदी जी के पास वो बड़ा इंटरव्यू वायरल होता है। मोदी जी का एक इंटरव्यू था, तो मोदी जी से क्वेश्चन पूछे गए, तो मोदी जी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, तो कहते हैं भाईचारा बना रहे ठीक है तो वो वाला बात मुझे याद आ गई। तो यहाँ पर भाईचारा बनाए रखने वाली बात की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी बड़ी डाइवर्स है। तो यहाँ पर भाईचारा बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको लेकर कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि बैकग्राउंड के साथ में बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ में। ठीक है, ये टीम ने ये अच्छा टीम ने आज थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। आप लोग क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से यूज किया जाए, डार्क वाला भी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है आंखों से देखने में, ऐसा तो नहीं चुभ रहा है आंखों में कुछ, अगर ये डार्क थीम भी कहीं कहीं यूज कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्लाइड है आज जिसमें डार्क थीम में आप लोगों को स्लाइड देखने को मिलेगी। तो अगर इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो इन डार्क थीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच बीच में जहां जहां पे भी कुछ जगह आप लोगों को डार्क थीम वाली दिख जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा ब्लैक बोर्ड बना दिया आप लोगों ने तो बिल्कुल है कि नहीं? ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो वो वाली है। तो इसको अच्छे से आप लोग इंजॉय करिए। तो बाकी अगर कुछ होगा तो बताएगा। ठीक है, इसमें हिस्ट्री भी है बैकग्राउंड में, अगर मैं आप लोगों को जाऊं थोड़ा सा, तो हिस्ट्री में क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री में आप लोग यहाँ पर ये देखो कि इसके बारे में ऐसा नहीं कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो डीपीएसपी आर्टिकल 44, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, क्या पहली बार इसके बारे में बात कर रहा है मन्नू शर्मा? पहली बार हो रहा है ये? पहली बार थोड़ी ना हो रहा है यार। इसके बारे में ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में जब अंग्रेज रूल किया करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर 1835 में आप लोगों को देखने को मिला, इसके बारे में बात की गई थी। किसने बात की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा न्यूज में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब बोला कि भाई साहब हम लोग यहाँ पर एक ऐसा कोड लेकर आते हैं जिससे यूनिफॉर्मिटी बने, यानी कि सबको समान अधिकार मिले, तो यहाँ पर इनके द्वारा BN राव कमेटी, ये याद रखना, जिसने कोडिफाइड किया था हिंदू लॉज को, और ये 1941 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो पहले भी काम किया गया
और फिर यहाँ पर ब्रिटिश रूल ने इसके ऊपर में काम किया। फिर इसके बाद में आगे चलकर हमारे देश के अंदर में 1956 में यहाँ पर जब भीमराव अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में बहुत ही ज्यादा डिबेट और डिस्कशन चला था इसको लेकर, वो भी चाह रहे थे भीमराव अंबेडकर जी की सोसाइटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पाई चीजें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो आप लोगों को पता है बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो पाकिस्तान भी चले गए। अब जो भारत में रह गए उनके साथ में बड़ी एक तरीके से उनको असमंजस देखने को मिला कि यार ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए क्रिएट किया गया है, और मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे चले भी गए, हम लोग यहाँ पर रह गए, ऐसा तो नहीं हम लोग को कोई दिक्कत झेलनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर तो इसकी वजह से कंफर्टेबल करने के लिए सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देश के अंदर में, तो सरकार ने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें शादी विवाह प्रॉपर्टी वो सारी चीजें एक तरीके से सबके लिए यूनिफॉर्मिलिटी हो जाती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो उसके चलते ताकि कंफर्टेबिलिटी रहे, तो भीमराव अंबेडकर जी की बात जो है उस टाइम पर मानी नहीं गई, और यहाँ पर ये बोल दिया कि यार इसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, कि बात पे छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो बात पे छोड़ दिया। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मुद्दा एक, कि देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड करेंगे सेंसस आने के बाद में, तो वो भी छोड़ रखा है तब से लेकर, कई बार मैंने आर्टिकल डिस्कस करे, तो ये भी ऐसा मुद्दा बात पे छोड़ दिया, आज तक यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं समाज के अंदर में जो पोस्टपोन करते रहते हैं, ताकि समाज में जो है नॉर्मल सी बनी रहे। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कानून है, मुस्लिम अलग से अपनी शादी विवाह करते हैं, क्रिश्चियन अलग से, पारसीज अलग से, हिंदूज अलग से। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बड़ी दिक्कत आती है, खासकर मुस्लिम में तो अगर महिला को तलाक दे देते हैं तो उनको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिलता है। और हिंदू के अंदर में आज की डेट में कई सारी महिलाएं इसका हथियार की तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जैसे अतुल वाला केस देखो, अभी अतुल ने अपनी जान गंवा दी। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के अंदर में क्यों लाना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे केसेस आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज के डेट में, इस तरीके के ये कंट्रोवर्शियल केस हैं, कई बार बात की जाती है कि यार इसको लेकर आना चाहिए, और कोई एक बार का केस नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 1952 से बात चल रही है, 1952 में देख लो, 2000 में देख लो, 1994, 1995, यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग देखो कितने सारे केसेस हैं यहाँ पर। ये सारे केस एक जगह आप लोग के प्रोवाइड करा दिए कि टाइम टू टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के पास, सरकार में डिबेट डिस्कशन चलता है, फिर कोर्ट में केस जाता है यहाँ पर ये, और कोर्ट बार बार यहाँ पर इसको ही बोलता है कि सरकार को इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाने चाहिए, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब ये लेजिस्लेशन की बात है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से कानून बनाने वाली बात है, और कानून बनाने वाला पावर किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों मानी जाती है, क्यों होना चाहिए भाई, एक देश के अंदर में हम लोग एक जैसे रहते हैं, तो सबसे पहले तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, कि चाहे लड़की हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर कल को डाइवोर्स होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसकी भी मेंटेनेंस, उसकी भी जिंदगी जीनी है, बच्चा पालना है, अगर उसके साथ में बच्चा रहता है तो कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को एक कैटेगरी में लाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ में ये जेंडर जस्टिस भी करता है यहाँ पर, और जो कानून है, जो सबके अलग अलग कॉम्प्लेक्स कानून बने हुए, उनको भी ये कहीं ना कहीं इकट्ठा करके एक जगह लाता है, जिससे कि सिस्टमेटिक वे में उनको भी इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये बहुत ही शानदार है यहाँ पर लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे माइनॉरिटी है कम्युनिटी, ठीक है, तो भाई साहब वो डरने लगते हैं कि यार हमारे धर्म के साथ में छेड़छाड़ी की जा रही है, हमारे पर्सनल जो कानून है उनके साथ में छेड़छाड़ी की जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि संविधान में तो ये बोला था कि हमको कोई टच नहीं करेगा, हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ जो है, अपनी प्राइवेसी अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। तो उसको लेकर फिर ये कहते हैं कि शादी विवाह तो भाई साहब अपना खुद का, अपने खुद के दायरे में आ जाता है। हालांकि देखो ये मतलब एक बात और बता दूं, मैं अभी ये इंटरव्यू चल रहे थे सेशन, तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से बातें कर रहा था, तो उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया ना आप लोगों से कि इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था ये आर्टिकल पढ़ाते हुए, कि शादी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है कहीं पर भी संविधान के अंदर में। आप लोग किसी को चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में पार्टनर, वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि शादी जो है वो एक सिविल मैटर है, और उसके ऊपर में सारे अलग अलग कानून है। ठीक है, क्योंकि शादी के लिए तो मुस्लिम अलग से कर रहा है, हिंदू अलग से कर रहा है, क्रिश्चियन अलग से कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं वो। तो शादी फंडामेंटल राइट नहीं है, अपना पार्टनर चूज करना किसके साथ में आप लोग रहते हैं, वो बिना शादी के भी कोई रह रहा है अगर लिविंग रिलेशनशिप में, या फिर यहां पर शादी करके रह रहा है उसके साथ में, तो वो आप लोग का खुद का प्राइवेसी के अंदर में आ जाता है आर्टिकल 21 के अंदर में। पर शादी फंडामेंटल राइट नहीं है, बात समझ लेना। अगर शादी फंडामेंटल राइट हो जाता तो अब तक जो है, जो गे कपल है वो शादी कर लेते, ये बोलकर कि फंडामेंटल राइट है, तुम रोक के दिखाओ हमको। अगर कोई लेस्बियन है वो अपना शादी कर लेते अगर तुम रोक के दिखाओ। तो इसको लेकर यही तो मुद्दा चल रहा है, कि जब पुत्ता स्वामी केस के बाद में तुमने ये मुद्दा रख दिया है कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में
कि आप लोग प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो शादी को लेकर यहां पर क्यों रोक रहे हो? तो सरकार के पास में कई बार ये चीजें जाती है और सरकार ये बोलकर पीछे हट जाती है कि अगर ऐसा कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया शादी को, तो भाई आज की डेट में लड़के लड़के आपस में शादी करते हुए नजर आएंगे, लड़की लड़की आपस में शादी करती हुई नजर आएंगी, और इससे सोसाइटी का जो फैब्रिक है कि भाई साहब कैसी सोसाइटी होनी चाहिए नेचुरली, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर यहां पर सरकार बार बार इस मुद्दे को साइड में रख देती है उठाकर। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, और ये बार बार कोर्ट में केस जाता रहता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो राइट टू मैरिज किसको करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप लोग लेकर चल सकते हैं, पर पार्टनर चूज कर सकते हैं, पर शादी वर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अब ये हो गया हमारे यहाँ पर टॉपिक समाप्त। अब मैं आप लोग का एक टॉपिक और कवर करवा देता हूं यहाँ पर। उस टॉपिक की हेल्प से कई सारी बातें आप लोगों को पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 के अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर में। प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं? ये कहते हैं कि डायरेक्टिव, अच्छा क्वेश्चन देखो दो तरीके से हो जाते हैं आप लोग के यहाँ पर। इसने एक क्वेश्चन पहला ऊपर लिख दे यहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे और फिर यहाँ पर बोलेंगे 1 2 3 2 3 4 1 है फलाना ढिमकाना, और भाई साहब सारे के सारे सही, आंसर डी हो गया। इतनी ही अगर आप लोग हरकतें करोगे तो वो नहीं कहते कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। यहाँ पर सारा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। इन्होंने ऊपर स्मार्ट प्ले किया क्योंकि माइंड में प्रेशर रहता है, कई बार लगता है कि हाँ ठीक है नीचे वाला छोड़ दो। क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने ऊपर तो लिख दिया कि डीपीएसपी के बारे में तुम बताओ। ठीक है, कि कौन से संविधान के अंदर में डीपीएसपी है। आप लोग बोल दोगे हाँ यार ये बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भाई साहब डीपीएसपी के अंदर में आता है। पंचायती राज सिस्टम डीपीएसपी के अंदर में आ रहा है। कोटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, हाँ डीपीएसपी के अंदर में आ रहा है। सिक्योर करना सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉपर जिंदगी चलती रहे, उनकी कल्चर अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, कि हाँ डीपीएसपी के अंदर में आता है। आप लोग बोल के भाई साहब निकल जाओगे आराम से, आंसर अपने हिसाब से लगा दोगे जो भी आप लोग सुटेबल लगेगा। इन्होंने बकायदा नीचे वाले पोर्शन में क्या लिख दिया कि ये बताओ कि जो डीपीएसपी है उसके अंदर में ये बोला गया है कि भाई कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है। तो गांधी जी के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, ये गांधी जी के प्रिंसिपल गांधी जी नहीं दिए थे। एक बात ध्यान रखना, हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उस टाइम पर उस असेंबली में गांधी जी नहीं थे। उन्होंने ये कह दिया यार ये ऐसी चीजें तुम अपना आप देखो, पॉलिटिक्स से मुझे दूर रखो। ठीक है, पर लेकिन गांधी जी को जानते तो थे सब कि गांधी जी क्या चाहते हैं, तो गांधी जी का क्या सोचने का तरीका है, क्योंकि गांधी जी के साथ काम किया था उन्होंने। तो गांधी जी के प्रिंसिपल डाल दिए बाकायदा उन्होंने डीपीएसपी में, ताकि गाइडेंस का काम करे सरकारों के लिए, जो सरकार आती है यहाँ पर। तो वो प्रिंसिपल पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर में, और ये बाकायदा आप लोग का जो आप लोग किताब पढ़ते हो इसके लिए बाकायदा जब मैंने पॉलिटिकल लेक्चर लिए थे अलग से आप लोगों को ये चीजें समझाई थी। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर देख लो। जैसे आर्टिकल 40 है आप लोगों के सामने, ये क्या कहता है भाई, पंचायत को इंप्लीमेंट कर दो। तो गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी ये कहते थे कि हमारा देश जो है वो गांव में बसता है। तो आर्टिकल 40 हो गया यहाँ पर। गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश के अंदर में कोटेज इंडस्ट्री जो है, खासकर छोटे छोटे लघु उद्योग जो है, खासकर ये गांव के अंदर में होने चाहिए, आसपास वाले रीजन में, ताकि गांव के एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके, कोऑपरेटिव बेसिस पे काम कर सके वहां पर। ठीक है, तो आर्टिकल कौन से में बोली गई ये बात आर्टिकल 43 में बोल दी गई यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ में भाई आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना फंडामेंटल राइट बन गया है। ठीक है, डीपीएसपी में भी है यहाँ पर ये। तो बताइए कौन सा संविधान में संशोधन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट की गई। ये स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, यूपीएससी के अंदर में क्वेश्चन बन चुके हैं स्टेटमेंट देकर यहाँ पर। तो आर्टिकल 43 बी है, आप लोग इसके बारे में याद रखना। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिवीजन कर लेना जाकर एक बार। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा संविधान में संशोधन लेकर आ गया हमारे देश के अंदर में। तो इसके लिए याद रखना 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 2011 के अंदर में। ठीक है, जिसकी तरह हमारे देश के अंदर में इसको लेकर आया गया। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर हमारे देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी यहाँ पर ऐसा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, कमजोर तबका है, उसको साथ में लेकर चलना है, उसके साथ में जस्टिस होना चाहिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 46 इसी के बारे में बात करते हैं, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना। जितना ज्यादा आज की डेट में इसके बारे में बात करें उतना कम है। भाई हमारे समाज सोसाइटी के अंदर में जो दारू शराब पीते हैं तो हेल्थ पर, उसकी हेल्थ खराब होती है। जब हेल्थ खराब होती है तो उसको सुधारना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी मतलब डीपीएसपी में है ये, क्योंकि डीपीएसपी कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है, और 51 के अंदर में क्या रहा है, 47 आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे गुजरात हो गया, जैसे बिहार हो गया,
ये अलग अलग स्टेट अपने आप को क्या बोलते हैं कि भाई साहब हम लोग ड्राई स्टेट हैं। ड्राई स्टेट मतलब यानी कि यहाँ पर दारू खरीद नहीं सकते, शराब दारू पी नहीं सकते आप लोग, यहाँ पर बेचना यहाँ पर प्रोहिबिट है। ये ड्राई स्टेट बोलते हैं। किससे बोलते हैं? क्योंकि आर्टिकल 47 इनको ये पावर देता है कि भाई तुम अपनी जनता का ध्यान रखो, उनकी हेल्थ का, और इन्होंने ध्यान रखा, इन्होंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी सोसाइटी के अंदर में गाय होती हैं या फिर उनके जो बच्चे वगैरह या दूध देने वाले जो एनिमल है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिकल 48 हो गया। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको देखेगा, तो आप लोग जब इसको समझोगे यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर इसका आंसर आप लोगों के सामने निकल कर आएगा बी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो कोई भी डाउट इसके लिए आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और, जैसे यहाँ पर तो डीपीएसपी के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया। अब एक क्वेश्चन देख लो 2021 में, यहाँ पर आर्टिकल दे दिया। अगर आप लोग को पता है ना कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग की जिंदगी आसान हो जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे देश के अंदर में कानून बनाने के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी होती है, वो यहाँ पर किस तरीके से वो डिस्क्रिशनरी पावर आती है, ताकि जैसे कानून होते हैं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल के अंदर में ये मेंशन किया गया है, अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। इमीडिएटली आप लोग बोल दोगे कि यार आर्टिकल 14 के अंदर में है। वैसे तो आर्टिकल 14 के अंदर में, आर्टिकल 14 क्या होता है, फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो, आर्टिकल यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, डीपीएसपी के भी आर्टिकल दे दिए इन्होंने यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं आप लोग के एग्जाम के अंदर में जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, जिनको हाई यील्ड एरिया बोलते हैं, कि यार यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप लोग जाते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री काफी हाई यील्ड एरिया हो जाता है। एंशियंट इंडिया में आप लोग जाते हो तो वहां पर आप लोगों का बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यूज में है, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं। क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, अभी तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, उसको डेसिफर करेगा, यानी कि उसको समझेगा और समझ जाएगा, भाई उसको अच्छा खासा इनाम देने वाले हैं। तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारथी है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी एक बार, मैंने बताया था कि सारथी है आप लोगों के लिए। सारथी मतलब कृष्ण जी सारथी थे ना अर्जुन के, कि भाई करंट अफेयर आप लोगों का सारथी है, आप लोगों को बताएगा किस डायरेक्शन में आप लोगों को आगे चलना है, ये आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा पोर्शन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा बता दिया जो मैंने अभी बताया ना, जो हिस्ट्री बताई थी मैंने, ये वाली स्लाइड आप लोगों को दिखाई थी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी होगा। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जिसके बारे में बात कर सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट बेस दे दिया एक क्वेश्चन इस तरीके से कर। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस भी आप लोगों से बन सकता है, इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो इनको अटेम्प्ट कर लेना। बाकी 4 क्वेश्चन हो गए टोटल मिलाकर, और एक है मेंस का क्वेश्चन। इसे बोला कि डिस्कस करना है कि क्या पॉसिबल फैक्टर है हमारे देश के अंदर में। आज के डेट में देखो कि हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आज की डेट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर में है, तो उसको किस तरीके से नागरिकों के लिए हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन संभावित कारकों पर चर्चा करनी है जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता लागू करने से रोकता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोकती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कर सकते। तो ये वाली स्लाइड जब मैंने आप लोग को दिखाई थी, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, और क्या क्या फायदा होगा अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोग कोई आंसर लिखते हैं तो 2-3 पॉइंट भी अगर आप लोग लिख देते हैं, कम से कम 3 पॉइंट, तो आप लोगों का आंसर एक अच्छी डायरेक्शन में चला जाता है। तो हर तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो। ठीक है, तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में बात कर ली, पूरा का पूरा मैंने इसका हिस्ट्री बता दी, डीपीएसपी के बारे में आप लोगों को सारी ये बता दिया, क्या क्या चीजें यहाँ पर देश की जा सकती हैं, वो सारी चीजें समझा दी। साथ ही साथ में यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल भी बता दिए। साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट का भी एक क्वेश्चन आप लोग का अटेम्प्ट हो गया। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए और हैं हिस्ट्री के साथ में, और ये आप लोग का आंसर राइटिंग हो गया। तो ये सारी डायमेंशन हमारी कवर होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है,